नमस्ते बच्चों। हमने अपने कल की ऑनलाइन क्लास में दो विशेष टॉपिक पढ़े थे। पहले का नाम था मोल रता, दूसरे का नाम था मोल लता। तो मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये 11th क्लास में चैप्टर 1 में है और क्लास 12th में चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन के अंदर है। तो ये अपना जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने काफ़ी पढ़ लिया था। आज का जो अपना टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है बेटा क्या लिखा बेटा, मोल भिन्न या मोल अंश या मोल प्रभाज। इंग्लिश में बात करें तो बेटा मोल फ्रैक्शंस। तो आज का टॉपिक है जिसका नाम क्या बेटा, मोल भिन्न या मोल फ्रैक्शंस। हम मोल भिन्न की बात करते हैं तो बेटा मोल भिन्न क्या है वो बताने की कोशिश करता हूँ। इसको थोड़ा सा हम पहले समझ लेते हैं कि बेटा जो भिन्न लिखा है, क्या शब्द लिखा है बेटा, भिन्न। भिन्न का मतलब आप जानते हो क्या होता है। जब कोई संख्या जैसे 5/7 बट्टे में कोई संख्या होती है तो नॉर्मली आपको उसको क्या बोलते हो, भिन्न। अब भिन्न के रूप में क्या मोल होगा, वो किसके रूप में होगा, भिन्न के रूप में। इसका मतलब ऊपर भी मोल होगा और नीचे भी मोल लिखा जाएगा। देखना, ऊपर भी मोल आएगा और नीचे भी मोल आएगा। तो इसके लिए हम पहले इसकी डेफिनेशन बात कर लेते हैं, मोल भिन्न किसे कहते हैं। इसके बाद हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे बेटा कि विलयन के किसी अवयव की मोल भिन्न। क्या लिखा है बेटा, विलयन के किसी अवयव। अब सीधी सी बात है कि विलयन को आप नॉर्मली विलेय और विलायक में डिवाइड करते हो, या विलयन में 2, 3, 4 अवयव हो सकते हैं। तो जिस अवयव की हमें मोल भिन्न ज्ञात करनी है, ये लिखा हमने, विलयन के किसी अवयव की मोल भिन्न उस अवयव के मोल, जिसकी मोल भिन्न ज्ञात करनी, उस अवयव के मोल तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। अनुपात होता, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि विलयन के किसी अवयव की मोल भिन्न, मतलब जिस अवयव की मोल भिन्न ज्ञात करनी है उस अवयव के मोल तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। अर्थात कि जिस अवयव की मोल भिन्न आपको ज्ञात करनी है उसके मोल तो आएंगे ऊपर और विलयन के कुल मोलों की संख्या वो आएगी नीचे। तो जिस अवयव की आपको मोल भिन्न ज्ञात करनी है, तो हमने क्या लिखा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विलयन के किसी अवयव की मोल भिन्न, विलयन के किसी अवयव की मोल भिन्न उस अवयव के मोल तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। अब इसको हम इस प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं। यदि विलयन के 2 अवयव, अब विलय विलायक के रूप में ले सकते हो, मैंने यहाँ अवयव घटक सीधा रिप्रेजेंट किया है। तो विलयन के 2 अवयव ए तथा बी है और इनके मोल क्रम से, इसका मतलब विलयन का जो अवयव ए है उसका मोल हम क्या लिख देंगे, Na, तथा अवयव बी का मोल Nb है। क्या हो जाएगा, Nb है। यहाँ से फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, जल्दीबाजी नहीं है, कि यदि विलयन के 2 अवयव ए तथा बी है, यदि विलयन के 2 अवयव
ए तथा बी है, तो ए के मोल तो हमने मान लिए Na तथा बी का मोल क्या मान लिया Nb। अब यहाँ से आप ले सकते हो विलियन के कुल मोल, तो विलियन के कुल मोल क्या होंगे बेटा Na प्लस Nb। विलियन के कुल मोल बेटे क्या होंगे Na प्लस Nb। अब आपसे ये कहा जाए कि हमें अवयव A की मोल भिन्न ज्ञात करनी है या हमें ये कहा जाए अवयव B की मोल भिन्न ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ से आप ले सकते हो कि समझने की कोशिश करें, अवयव A की मोल भिन्न। बेटा एक बात और, मोल भिन्न को इस निशान के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अवयव A की मोल भिन्न ज्ञात करनी है, तो यहाँ मैंने नीचे क्या लगा दिया A, तो अवयव A की मोल भिन्न ये ज्ञात करनी है। तो हमने क्या सीखा कि जिस अवयव की मोल भिन्न ज्ञात करनी है उसके मोल तो आ जाएंगे ऊपर और विलियन के कुल मोल क्या आ जाएंगे बेटा नीचे। तो हमें अवयव A की मोल भिन्न ज्ञात करनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक के मोल तो कहाँ आ गए बेटा, इसको ऐसे ले सकते हैं, अवयव A के मोल कहाँ लिख दिया मैंने ऊपर, बट्टे में क्या लिख दिया बेटा विलियन के कुल मोल। तो इसको हम क्या से लिख सकते हैं बेटा XA बराबर या अवयव A की मोल भिन्न। तो अवयव A के मोल कितने बेटा, साफ दिया कि अवयव A के मोल Na है, तो यहाँ लिख दिया Na और विलियन के कुल मोल Na प्लस Nb। बेटा जितना इजी लग रहा है उतना इजी सवाल नहीं आएगा, अभी एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। तो यहाँ से आपके माइंड में एक बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि जिस अवयव की आपको मोल भिन्न ज्ञात करनी है, जिस अवयव की मोल भिन्न ज्ञात करनी है उसके मोल कहाँ लिखोगे ऊपर और विलियन के कुल मोल नीचे। तो हमें अवयव A की मोल भिन्न ज्ञात करनी थी, तो इसको हमने रिप्रेजेंट या प्रदर्शित कैसे किया Na बट्टा Na प्लस Nb। अब बेटा ये गलती मत कर देना सर Na से Na कैंसिल तो बच गया Nb, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ Na वो प्लस में है, गुणा में मल्टीप्लाई में नहीं कि डायरेक्ट यहाँ ऊपर संख्या में कट सके। बहुत बार बच्चे क्या कहते हैं सर बहुत ईजी है ना, Na से Na कैंसिल नहीं होगा, मल्टीप्लाई में। अब इसी प्रकार अगर हमें अवयव B की मोल भिन्न ज्ञात करनी हो, किसकी मोल भिन्न ज्ञात करनी हो बेटा, अवयव B की मोल भिन्न ज्ञात करनी हो, तो क्या होगा B के मोल ऊपर, तो B के मोल कितने बेटा Nb और विलियन के कुल मोल तो फिक्स हो गए Na प्लस Nb, Na प्लस Nb। अब यहाँ से बेटा आप मोल भिन्न आसानी से निकाल सकते हो, थोड़ा सा अगर नज़र नहीं आए तो इसको हम इस पर ऊपर रखते हैं Nb Na प्लस Nb, ठीक है बेटा। अब दिखने में आपको सवाल इजी लग रहा होगा, लेकिन बेटा जब सवाल पूछा जाता है मोल भिन्न का तो आपको सवाल में मोल नहीं मिलेगा, उनका अवयव A या B जो भी दिया होगा उसका भार मिलता है, उसका वेट मास मिलता है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, यहाँ तो मोल है। अब हमने कल पढ़ा था कि मोल के स्थान पर, मोल के लिए आपको क्या याद करना था, भार बट्टा क्या याद करना था बेटा आपको, मोलर द्रव्यमान, ये तो याद हो गया होगा। मोल के स्थान पर मोल बराबर क्या होता है, भार बट्टा मोलर द्रव्यमान। तो भार बट्टा मोलर द्रव्यमान, तो यहाँ अवयव एक के मोल है, तो एक के मोल के स्थान पर क्या लिखेंगे, अवयव एक का भार बट्टा अवयव एक का मोलर द्रव्यमान। इसी प्रकार बी के लिए होगा कि अवयव बी का भार बट्टा बी का मोलर द्रव्यमान। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम वापस से इसके बारे में आगे से बात करें। तो इतनी बातें बेटा आपको समझ में आ गई होगी, तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूँ इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो बेटा अब मैंने लिखा क्या है, कोई जल्दीबाजी नहीं बेटा, बिल्कुल स्लो पढ़ेंगे,
मोल भिन्न, जिसको मोल अंश भी कहते हैं, मोल परभाज भी कहते हैं। मोल अंश को इंग्लिश में मोल फ्रैक्शंस कहेंगे आप। अब देखो, विलयन के किसी अवयव की मोल भिन्न, किसी भी अवयव की मोल भिन्न, उसका मतलब क्या है, उस अवयव के मोल तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात। तो ये तो हुआ कि हमें अवयव एक की मोल भिन्न ज्ञात करनी है, तो अवयव एक के मोल तो आगे ऊपर और विलयन के कुल मोल आगे नीचे। इसी प्रकार अगर अवयव बी की मोल भिन्न ज्ञात करनी है तो बी के मोल आगे ऊपर और विलयन के कुल मोल आगे नीचे। इसके बाद बेटा अगर हम बात करें तो देखो अब यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ बेटा। अब देखो बेटा यहाँ लिख रहे हैं आगे कि यदि अवयव ए तथा बी का द्रव्यमान, अवयव ए तथा बी का मास या द्रव्यमान क्रम से, अवयव ए तथा बी का द्रव्यमान क्रम से, अब देखो द्रव्यमान मतलब भार है, भार को आप किससे लिखोगे बेटा, W से। भार को कैसे लिखेंगे, W से। तो अवयव ए का भार WA, अवयव बी का भार WB। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, यदि अवयव ए तथा बी का द्रव्यमान क्रम से WA तथा WB है और इनका मोलर द्रव्यमान क्रम से, अब मोलर द्रव्यमान को रिप्रेजेंट किससे करते हो बेटा, m से। मोलर द्रव्यमान को रिप्रेजेंट किससे करते हो, m से। तो क्या लिखेंगे, Ma क्रम से Ma तथा Mb है। तो क्या लिखा बेटा, है। तो अब देखो यहाँ से, तो अवयव A तथा B का द्रव्यमान क्रम से क्या आ गया, WA तथा WB, और इनका मोलर द्रव्यमान क्रम से क्या निकाल लिया बेटा, MA तथा MB है दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इनके जो मोल दिए हुए, मोल के लिए देखो अब क्या लिख सकते हैं कि अवयव एक के मोल, बेटा अवयव एक के मोल को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, Na से। तो अवयव एक के मोल Na को आप क्या लिख सकते हो बेटा, मोल मतलब भार बट्टा द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान। तो एक का द्रव्यमान ऊपर और मोलर द्रव्यमान नीचे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, WA बट्टा MA। तो इसको आप चाहो तो सीधा तरीके से आप इसको क्या लिख सकते हो कि इस प्रकार से हम लिखना चाहे तो कि NA बराबर क्या हो सकता है, WA बट्टा कैपिटल MA, और NB बराबर बेटा क्या होगा, WB बट्टा MB होगा। यहाँ तक आराम से कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इसके बाद अब देखो बेटा, हमें जिस अवयव की मोल भिन्न ज्ञात करनी थी, अब देखो जैसे अवयव ए की मोल भिन्न ज्ञात करनी है, तो इसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, अवयव ए के मोल बट्टा विलयन के कुल मोल। और यदि हमें अवयव बी की मोल भिन्न ज्ञात करनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, बी के मोल बट्टा विलयन के कुल मोल। अब देखो आपके सामने Na और Nb का मान दिया है, वो आप यहाँ लिख सकते हो। तो जैसे मैंने लिख दिया XA बराबर क्या आएगा बेटा, तो Na के स्थान पे क्या लिख दो, WA बट्टा MA, नीचे आ जाएगा WA प्लस WB MB। और अवयव बी की मोल भिन्न ज्ञात करनी है तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, WB बट्टा MB, ये WA MA प्लस
WBMB। तो ये तो बेटा आपके अवयव ए की मोल भिन्न ज्ञात करने का फॉर्मूला बन गया, और ये आपके अवयव बी दिया हो उसकी मोल भिन्न ज्ञात करने का फॉर्मूला बन गया हो। और बेटा अगर विलयन में इन दो से ज़्यादा अवयव हो, सी हो, तो भी आप इस प्रकार से उसको बढ़ा के ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे एक विशेष बात बताऊँ, तो ये तो इनके अवयवों के फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से आप दो बातें और सीख सकते हो कि यदि, क्या बात करें बेटा, यदि विलयन में चाहे कितने भी अवयव हो, उन सभी की मोल भिन्न का योग कितना होगा, एक होता है। तो विलयन की सभी अवयव की मोल भिन्न का योग कितना होता है, एक होता है। इस लाइन को हम यहाँ लिख सकते हैं, चाहे तो कि विलयन के सभी अवयव, विलयन के सभी कंपोजिशन, जितने भी पार्ट हैं की अवयव की मोल भिन्न का योग एक होता है। अर्थात यहाँ पर अवयव ए की मोल भिन्न कितनी है, XA है, और ये क्या है, अवयव बी की मोल भिन्न XB है। तो इन दोनों का योग सदैव कितना होगा, एक होगा। तो विलयन में कितने भी अवयव हो, आपने यदि उन सब की मोल भिन्न निकाली है, तो उन सब की मोल भिन्न का मान कितना होगा, एक होगा। मोल भिन्न का योग का मान एक होगा। अब एक बात और, अगर आपसे ये पूछा जाए, सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है कि मोल भिन्न का मात्रक या मोल भिन्न की यूनिट क्या होती है। मोल भिन्न का मात्रक या मोल भिन्न, ये जो आपने लिखी, इसका यूनिट क्या है, मात्रक क्या है। तो देखो बेटा, ऊपर भी मोल है और नीचे भी मोल है। तो मोल, ऊपर मोल है, नीचे मोल है, मोल से मोल कैंसिल। तो यहाँ से आप एक लाइन रट लेना, जो अलग से मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मोल भिन्न होती है, मोल भिन्न जो होती है वो मात्रकहीन राशि है। सबसे विशेष बात, मोल भिन्न मात्रकहीन राशि है। मोल भिन्न बेटा कैसी राशि है, मात्रकहीन राशि है। तो मोल भिन्न का कोई यूनिट, कोई मात्रक नहीं होता है। इसके अलावा आपने कल पढ़ा था कि मोललता तापमान से क्या होती है, अप्रभावित। तापमान का इस पे कोई प्रभाव नहीं होता है मोललता पे, क्योंकि उसमें आयतन नहीं आता, केवल द्रव्यमान आता है। तो यहाँ इसके फॉर्मूले में भी आप विशेष गौर से देखोगे तो केवल द्रव्यमान और भार की बात हुई है। द्रव्यमान या भार की बात हुई है, यहाँ हमने किसकी, आयतन की बात ही नहीं की है। तो मोल भिन्न भी ताप से क्या होती है बेटा, अप्रभावित रहती है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि मोल भिन्न ताप से अप्रभावित रहती है। मोल भिन्न ताप से क्या होती है बेटा, अप्रभावित होती है। बेटा अब इसको जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम एक या दो न्यूमेरिकल लेते हैं मोल भिन्न के। बेटा मोल भिन्न वाले सवाल में एक ही प्रॉब्लम आती है कि सवाल को हल करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि संख्या इस प्रकार की होगी जिसको आप कैलकुलेट करोगे तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो बिल्कुल रेडी रखना सवाल लिखने के साथ उसको हल करने के लिए। तो स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात करें इसके लिए। तो अब बात करें बेटा तो अपना जो न्यूमेरिकल है आज का, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो बेटा सवाल की बात करें, क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे कि सवाल हम लिख रहे हैं कि एथिलीन ग्लाइकोल के मोल भिन्न की गणना करें यदि
विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। सवाल लिखा बेटा, एथिलीन ग्लाइकोल के, क्या लिखा बेटा, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल भिन्न की गणना करें। एथिलीन ग्लाइकोल के मोल भिन्न की गणना करें यदि विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल की कितनी प्रतिशत मात्रा हो, 20% द्रव्यमान मात्रा है। अब बेटा देखो, सवाल हल करने के लिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि सीधा सवाल नहीं दिया मैंने, थोड़ा सा अपना आईक्यू दिमाग का यूज करना पड़ेगा। दिमाग की बत्ती बिना बोले बोल दोगे अब तो क्या जलानी पड़ेगी। तो बात करते हैं बेटा अब हम कि सबसे पहले तो इसको समझना है क्या, मोल भिन्न तो हमें किसकी याद करनी, ग्लाइकोल की। अब विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल दिया है तो एक तो अभी वो एथिलीन ग्लाइकोल दे दिया, अब दूसरा हमें पता ही नहीं है। बेटा विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल दिया तो ऑटोमेटिक समझ लेना कि वो ये एथिलीन ग्लाइकोल किस में घुला है, जल में। हाँ, किसी अन्य पदार्थ में होता तो दिया हुआ मिलता, और नहीं है तो ऑटोमेटिक मान लो कि क्या जल है। अब एथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान है, तो एथिलीन ग्लाइकोल कितना प्रतिशत हो गया, 20%। एथिलीन ग्लाइकोल कितना हो गया, 20%। तो इसको ऐसे लिखोगे। हाँ, अब इसको हल करने से पहले हमें एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला आना चाहिए, सूत्र आना चाहिए, तभी तो हम उसका मोलर द्रव्यमान निकाल पाएंगे। तो देखो बेटा यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एथिलीन ग्लाइकोल, इसका फॉर्मूला होता है बेटा CH2OH OH, CH2OH। तो कार्बन कितने हो गए बेटा, 2, हाइड्रोजन कितना हो गया, 6, ऑक्सीजन कितने बेटा, 2। कार्बन 2, हाइड्रोजन कुल कितने हुए, 6, और ऑक्सीजन 2। तो अब C2H6O2 का तो आप मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हो कि इसका मोलर द्रव्यमान कितना आता है। अब बेटा हम आगे बात करें तो यहाँ से कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं कि एथिलीन ग्लाइकोल है, तो ऐसे मैंने मान लिया एथिलीन ग्लाइकोल का भार। अब सीधी बात है कि एक को अवयव A मानेंगे, दूसरे को अवयव B मानेंगे। तो इसको मैंने सपोज किया अवयव A मान लिया, सपोज करो WA। तो एथिलीन ग्लाइकोल का भार कितना हुआ, 20 ग्राम हो गया। अब देखो बेटा, एथिलीन ग्लाइकोल का मोलर द्रव्यमान, एथिलीन ग्लाइकोल का मोलर द्रव्यमान। अब मोलर द्रव्यमान को हम किससे लिखेंगे, MA से। अब बेटा तो अपनी इच्छा है कि आप चाहो तो इसको WA मानो, WB मानो तो इसको MB हो जाएगा, एक ही बात है, इसमें कोई अंतर वाली बात नहीं है। मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर लो बेटा। कार्बन का कितना होता है, एक कार्बन का देखो यहाँ बताई हुई चीज़ें आपको, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। तो 2 कार्बन है तो 12 दूनी 24, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो 2 का 16 दूनी 32, कितना हुआ बेटा योग, 62। चेक कर लेना बेटा, थोड़ी सी मैथ कमज़ोर है मेरी, गलती हो जाती है। तो 24 + 6 + 32 कितना हो गया, 62। तो एथिलीन ग्लाइकोल का मोलर द्रव्यमान कितना हुआ, 62। मात्रा क्या होता बेटा मोलर द्रव्यमान का, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। अब देखो बेटा, अब सीधी बात है कि विलयन का कुल द्रव्यमान 100 ग्राम होगा, विलयन का कुल द्रव्यमान 100 ग्राम होगा, तो एथिलीन ग्लाइकोल कितना हो गया, 20 ग्राम। तो जो दूसरा हिस्सा है जल माने, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, 80 ग्राम। कितना होगा बेटा, 80 ग्राम। तो जल का भार WB कितना हुआ, 80 ग्राम। जल का मोलर द्रव्यमान, अब जल का मोलर द्रव्यमान हम लिख रहे हैं बेटा, तो जल का मोलर द्रव्यमान तो आप सब जानते हो कितना होता है बेटा, 18।
जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल होता है। बड़ा यहीं तक ही प्रॉब्लम है, इसके आगे सवाल में तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बच्चों की कन्फ्यूजन हो जाती है। तो बेटा सवाल में साफ साफ दिया है एथिलीन ग्लाइकोल 20% वाला द्रव्यमान है। तो एथिलीन ग्लाइकोल जब विलयन कुल 100 का था तो एथिलीन ग्लाइकोल उसमें कितना ग्राम हुआ? 20 ग्राम। तो जल कितना हो गया? 80 ग्राम और कुल 100 ग्राम। ठीक है, और मोलर द्रव्यमान निकालना हमने सीखा हुआ है। ये अब हमें सवाल में पूछा एथिलीन ग्लाइकोल का भार, तो सीधी सी बात सवाल में क्या पूछा? एथिलीन ग्लाइकोल की मोल भिन्न। तो यहाँ लिख रहे बेटा एथिलीन ग्लाइकोल की मोल भिन्न। तो हमने क्या सीखा था? जिसकी मोल भिन्न ज्ञात करनी हो उसके मोल ऊपर और विलयन के कुल मोल नीचे। और मोल ज्ञात करने का तरीका क्या था? भार बट्टा मोलर द्रव्यमान, भार बट्टा मोलर द्रव्यमान। तो एथिलीन ग्लाइकोल की जब हमें मोल भिन्न ज्ञात करनी है तो हमने फॉर्मूला सीखा था। फॉर्मूला क्या था? जैसे एथिलीन ग्लाइकोल को हमने ए से माना है तो WA/MA, नीचे क्या आएगा बेटा? WA/MA प्लस WB/MB। क्लियर है? तो बेटा सवाल के मान रख दो। WA कितना ग्राम है बेटा आपका? 20 ग्राम। MA कितना है? 62। MA कितना है? 62। फिर वापस 20/62 प्लस WB/MB कितना हुआ बेटा? 80/18। इसको हल कर लोगे तो आपके एथिलीन ग्लाइकोल, इसको हल करते ही आपके एथिलीन ग्लाइकोल का मान आ जाएगा। इसको पूरा हल करोगे तो आपके एथिलीन ग्लाइकोल की मोल भिन्न आ जाएगी। तो इतना छोड़ रहा हूँ, अब इसको कैलकुलेट करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो बड़ा सीधी बात है, इसको भाग देके इसका मान निकाल लो, इसका निकालो, दोनों को जोड़ के ऊपर वाले को इतना हल करना तो आता है। वैसे भी अगर बता दो आपको हल करोगे तो आपका आंसर लगभग आएगा 0.068। मोल भिन्न की कोई यूनिट नहीं होती, 0.068। तो ये आपका एथिलीन ग्लाइकोल से संबंधित एक मोल भिन्न ज्ञात करने का एक फॉर्मूला हो गया है जो मैंने आपको समझा दिया है। अब उम्मीद आप आसानी से ज्ञात कर लोगे। तो बेटा ये बात हमने किसकी की बेटा? मोल भिन्न की है। तो इस प्रकार से आप जिसके भी सवाल ज्ञात करने हो आप अपने स्तर पर प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आप आसानी से मोल भिन्न ज्ञात कर लोगे। अब बेटा एक नया हम टॉपिक लेते हैं, नॉर्मलता। अलग टॉपिक है, नया टॉपिक और अच्छा टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ जाते हैं। तो इसको नोट कर लिया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसकी आगे बात करते हैं। क्या लिखा बेटा? नॉर्मलता, नॉर्मलिटी, नॉर्मलता या नॉर्मलिटी। बेटा अब एक बात सुनना, आप आपने मोलरता पढ़ी, मोललता पढ़ी, इनमें आपने किसकी बात की थी? मोलरता की बात की थी। लेकिन बेटा नॉर्मलता थोड़ी सी अलग है। यह होती तो इस मोलरता के समान ही है, मोलरता के समान। लेकिन नॉर्मलता में हम मोल की बात न करके, मोल शब्द नहीं है, मोल की बात न करके ग्राम तुल्यांक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? ग्राम तुल्यांक की। अब सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये होता है बेटा कि आधे बच्चों को ग्राम तुल्यांक है इसके बारे में पता नहीं होता कि ग्राम तुल्यांक क्या है। तो अभी पहले हम डेफिनेशन लेते हैं, सवाल समझ लेते हैं और उसके बाद में बताऊंगा ग्राम तुल्यांक क्या होता है। तो
ये सेम मोलरता इसके समान है। जहाँ आपने मोल शब्द काम में लिया था वहाँ पर क्या बोलेंगे हम, ग्राम तुल्यांक। बाकी कोई अंतर नहीं है। मोलरता को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया था, नॉर्मलता को कैपिटल एन से। तो देखो बेटा हम पहले बात कर लेते हैं इसकी, यहाँ पे कि 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में क्या लिखा बेटा, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। सिंपल सी बात है बेटा। तो वहाँ आपने मोल लिखा था विलेय के मोल, तो यहाँ सिंपल सी बात है कि 1 लीटर विलियन में क्या लिखा है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। फिर आगे इसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। बड़ा इसका मात्रक, देखो मात्रक वहाँ था मोल प्रति लीटर, यहाँ क्या हो जाएगा, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। बेटा अभी बताऊंगा ग्राम तुल्यांक क्या होता है। तो मात्रक क्या होगा इसका, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। अब बेटा इसके फॉर्मूले की बात कर लें। किसके फॉर्मूला, नॉर्मलता के फॉर्मूले की बात करें तो बेटा उसमें लिखा था विलेय के मोल बट्टा विलियन का आयतन लीटर में, तो यहाँ जगह विलेय के ग्राम तुल्यांक। तो अगर नॉर्मलता का आपको फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखेंगे, विलेय के ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांक बट्टा विलियन का आयतन बेटा किसमें, लीटर में। अब आपने वहाँ लिखा था मोल का मतलब, मोल मतलब भार बट्टा, मोल का मतलब क्या लिखा था, भार बट्टा मोल द्रव्यमान। यहाँ पर होगा ग्राम तुल्यांक बराबर भार बट्टा तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। तो यहाँ पर एक शब्द आपके लिए नया बेटा, इसको यहाँ लिख लेता हूँ थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा कि जो ग्राम तुल्यांक है, या ऐसे लिख ले, विलेय के ग्राम तुल्यांक, क्या लिखा है बेटा, विलेय के ग्राम तुल्यांक किसके बराबर होंगे, विलेय का भार, विलेय का भार बट्टा विलेय का तुल्यांकी भार। अब कंफ्यूजन आ गया बेटा, ये तुल्यांकी भार क्या होता है। अब बात करें बेटा ये तुल्यांकी भार, तो बेटा हम बात कर रहे थे तो विलेय के जो ग्राम तुल्यांक है, तो यहाँ से आपको याद होना चाहिए कि विलेय के हम ग्राम तुल्यांक की बात कर रहे हैं, तो विलेय का ग्राम तुल्यांक किसके बराबर होगा, विलेय का भार बट्टा विलेय का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार को अगर हम चाहें तो ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो विलेय का ग्राम तुल्यांक बराबर विलेय का भार बट्टा विलेय का तुल्यांकी भार। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, अब नॉर्मलता कैपिटल एन बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक के स्थान पर वो लाइन लिखेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, विलेय का भार विलेय का तुल्यांकी भार मल्टीप्लाई विलियन का आयतन। और आयतन में अगर ml लिख दिया
तो मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 1000 से। तो ये फॉर्मूला बन गया। नॉर्मलता ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या बना बेटा, कि नॉर्मलता बराबर विलेय का भार बट्टे में विलेय का तुल्यांकी भार इंटू विलियन का आयतन ml में, और मल्टीप्लाई किससे, 1000। अगर इसको प्रतीक के रूप में आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो कैसे लिखेंगे, नॉर्मलता बराबर, पिछले वाले सवालों में विलेय के भार को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया था, WB से किया था। तो विलेय का भार WB, तुल्यांकी भार को E से, विलियन का आयतन VS ml में और मल्टीप्लाई 1000। तो चाहो तो ये फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हो कि N बराबर WB बट्टे में E मल्टीप्लाई VS 1000। तो ये था बेटा तुल्यांकी भार ज्ञात करने का, नॉर्मलता ज्ञात करने का फॉर्मूला था। अब एक बात और, इसमें आयतन आया है तो मोलरता के समान, इसमें हमने क्या लिखा बेटा, आयतन शब्द का प्रयोग किया है। इसमें आयतन शब्द का प्रयोग किया है तो मोलरता के समान ताप बढ़ाने पर नॉर्मलता में भी क्या आएगी, कमी आती है। तो पढ़ा था आपने पिछले वाले, तो यहाँ से आप चाहो तो अलग से नोट लगा के एक लाइन लिख सकते हो कि नॉर्मलता ताप से प्रभावित होती है। नॉर्मलता क्या होती है बेटा, नॉर्मलता ताप से प्रभावित होती है और ताप बढ़ाने पर नॉर्मलता कम होती है, डिक्रीजिंग होती है। अगर टेम्परेचर को आपने इंक्रीज किया तो नॉर्मलता आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो ताप बढ़ाने पर नॉर्मलता क्या होती है, कम होती है। अब बेटा सवाल आप में ये आएगा कि सर ये तुल्यांकी भार हम कहाँ से ज्ञात करें। काफ़ी बच्चों ने तो फर्स्ट बार नाम सुना होगा तुल्यांकी भार। बेटा आप मोलर द्रव्यमान जानते हो, सेम कंडीशन तुल्यांकी भार की है, बस थोड़ा सा कुछ अंतर है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम पूरी बात करते हैं। इतना माइंड में क्लियर होना चाहिए कि विलेय के ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांक किसके बराबर होता है, विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार हम कैसे ज्ञात करेंगे उसके बाद हम बात कर लेते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बेटा हम इसके बारे में आगे बात करें आपसे। देखो बेटा यहाँ से समझना है, आपने क्या लिखा बेटा अभी, विलेय का या विलेय का ग्राम तुल्यांक। तो विलेय का ग्राम तुल्यांक ज्ञात करने का मतलब क्या हुआ बेटा, विलेय का भार, भार तो किस में आता है, ग्राम में बट्टा तुल्यांकी भार। अब हमें तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। बेटा तुल्यांकी भार के लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी होगी, जैसे अम्ल के लिए तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करेंगे, क्षार के लिए तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करेंगे। बेटा तुल्यांकी भार का सीधा संबंध आपको याद करना मोलर द्रव्यमान से। अब आप जो भी विलेय होगा उसका नाम दिया होगा, उसका मोलर द्रव्यमान तो आप ज्ञात कर सकते हो। हमें मोलर द्रव्यमान की सहायता से तुल्यांकी भार ज्ञात करना होता है। आप सुना फॉर्मूला क्या होता है, जैसे अगर आपको ये दिया गया अम्ल का मोलर द्रव्यमान, अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात करना में, कोई अम्ल दिया गया, अम्ल का तुल्यांकी भार, क्या लिया बेटा, अम्ल का तुल्यांकी भार। तो अगर हमें अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात करना तो आपको करना क्या है कि जो अम्ल का मोलर द्रव्यमान है, अम्ल का मोलर द्रव्यमान है, उसमें H+ आयनों की संख्या, जितने H+ आयन की संख्या हो, H+ आयन जितने बने उससे उसको डिवाइड कर दो, तो वहाँ से आपका क्या आ जाएगा, अम्ल का तुल्यांकी भार। समझ रहे हो, जैसे अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, तो जिसका आपको तुल्यांकी भार ज्ञात करना है उस अम्ल का मोलर द्रव्यमान तो हमने लिख दिया ऊपर, और उसमें जितने H+ हो उतनी संख्या का आप उससे डिवाइड कर दो तो वो आ जाएगा तुल्यांकी भार।
तुल्यांकी भार। एग्जाम्पल समझ जा रहा हूँ, जैसे अगर आपको ये कहा गया HCl का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए, तो बेटा बताओ HCl का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? H का होता है बेटा 1 और Cl का 35.5। तो HCl का कुल मोलर द्रव्यमान कितना हो गया? 1 और 35.5 कितने हो गए? 36.5। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में H कितना होता है? एक H है, क्योंकि एक ही H है तो एक H प्लस आएगा, तो एक का भाग दोगे तो कितना आ गया? 36.5। 36.5। इसका मतलब HCl का तुल्यांकी भार और मोलर द्रव्यमान सेम होता है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे अगर मुझे ही कहा गया H2SO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात करें, मुझे क्या कहा गया कि H2SO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात करे, तो अब क्या करूँगा? पहले H2SO4 का क्या ज्ञात करो? मोलर द्रव्यमान। तो देखो बेटा यहाँ पे H का होता है 1, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16। कैलकुलेट कर लेना बेटा इसका मोलर द्रव्यमान। तो H2SO4 का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करोगे तो कितना आएगा? जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिए। H2SO4 का जब आप मोलर द्रव्यमान ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा वो मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। कितना आएगा बेटा? 98 आएगा। अब देखो इस सवाल में H प्लस कितने बनेंगे? 2 है, 2 H प्लस बनेंगे, तो 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 49। तो H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना होगा? 49 होगा। तो ये जरूरी नहीं कि तुल्यांकी भार समान भी हो सकता है मोलर द्रव्यमान से, उसके अलग भी हो सकता है। इतनी सी माइंड में बात क्लियर करनी है कि जब आपको किसी का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, जो अब सीधी बात है, अगर मुझे अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात करना था तो अम्ल का मोलर द्रव्यमान लिख दिया ऊपर और H प्लस आयनों की संख्या का भाग दे दिया नीचे। HCl में एक का डिवाइड जैसे हो गया, H2SO4 में कितने का भाग लगेगा? 2 का उसके मोलर द्रव्यमान में। और इसी प्रकार यदि अगर मैं ये लिखता H3PO4, तो H3PO4 का जो मोलर द्रव्यमान होगा उसको कितने से डिवाइड करोगे? 3 से, तब उसका तुल्यांकी भार आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपको किसका बेटा क्षार का तुल्यांकी भार ज्ञात करना हो, किसका? बेस का तुल्यांकी भार ज्ञात करना हो तो क्या करोगे बेटा? क्षार का मोलर द्रव्यमान कहाँ लिख दो बेटा? ऊपर। क्षार का मोलर द्रव्यमान कहाँ लिख दो? ऊपर। और नीचे क्या लिखोगे? इसमें क्षार क्या होगा? OH माइनस, तो OH माइनस आयनों की संख्या, OH माइनस आयनों की संख्या। तो इस प्रकार से आप तुल्यांकी भार भी ज्ञात कर सकते हो। अब बेटा एक विशेष बात, तो यहाँ से आप तुल्यांकी भार निकाल सकते हो। यदि कोई लवण हो, साल्ट हो, तो साल्ट में धनायन और ऋणायन दोनों होंगे, तो उस पर जो आवेश होता है, उस पर जो आवेश होता है, जैसे एग्जाम्पल बात करते हैं NaCl, तो NaCl पे क्या आता है? Na प्लस और Cl माइनस, तो 1 का भाग दोगे। और अगर किसी पे आवेश 2 तो 2 से डिवाइड, 3 हो तो 3 से। उतनी बातें अपने काम की नहीं, अपने को तो मुख्यतः अम्ल का तुल्यांकी भार या क्षार का तुल्यांकी भार से संबंधित सवाल आ सकते हैं। अब एक बात और बेटा, कि बेटा अपनी जो 12th की बुक है, सॉल्यूशन वाली है, 11th की है, तो उसमें मोलरता, मोलता, मोल भिन्न यही दे रखी है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करोगे, लैब के अंदर जाओगे, तो वहाँ अपने को नॉर्मलता संबंधी कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए मैंने आपको ये नॉर्मलता यहाँ पे मैंने आपको पढ़ा दी है, और उम्मीद है काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ और बता दूँ आपको, विशेष बात, इसका स्क्रीनशॉट ले ले बेटा जल्दी से। चाहे बेटा 11th क्लास हो या 12th क्लास हो, 11th वाले
बच्चे ने जिन्होंने कंटिन्यू ये क्लास अटेंड की है उनका ये 12th का टॉपिक क्लियर हो गया है। साथ में आप अब आपको ये 3 चीज़ें बिल्कुल याद होनी चाहिए, मौलरता, मौललता और मौल भिन्न। ये 3 तो ऐसे मान के चलना कि ये तो आपको कंट्रास्ट मुझ जवानी याद होनी चाहिए, ठीक है। और नॉर्मलता है, द्रव्यमान प्रतिशत है, आयतन प्रतिशत है, उन सब के। तो ये अपना एक टॉपिक था विलयन की सांद्रता, वो समाप्त हो गई है। अब बेटा कल के लिए विशेष बात, कल मैं इन जितने भी टॉपिक मैंने अब तो पढ़ा दिए हैं विलयन की सांद्रता को, आप 3 दिन की क्लास में जितना भी हो उसको रिवाइज कर लेना, उसको याद कर लेना। कल की क्लास में इन सवालों से संबंधित जो इम्पोर्टेंट सवाल है जिनकी बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना होती है, हम उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे, कुछ सवालों को ज़रूर हल करेंगे। तो इसलिए आपको करना क्या, ये जितने भी टॉपिक हमने पढ़ लिए वो सब अच्छी तरीके से याद कर लेना, जिससे हम उनसे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो हम आसानी से हल कर सकें, आंकी क्वेश्चन हल कर सकें। तो बेटा आज की क्लास इसी के साथ मैं समाप्त कर रहा हूँ यहाँ पे।